नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। मिशन 2027 से पहले गोवा में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और ये संग्राम दूसरों से नहीं बल्कि पार्टियों के भीतर शुरू हो चुका है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बाद अब अंदरूनी कलह लगातार तेज होती जा रही है और गिरीश चोडनकर की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के भीतर कलह इस तरह मस्ती दिखाई दे रही है कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उधर आरजेपी में दो फाड़ हो चुका है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि सियासी दल कोई भी हो, मिशन 2027 से पहले अब सियासी दलों की तरफ से जहां एक तरफ अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके भीतर घमासान इस कदर मच चुका है कि अब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस संगठन में बदलाव किया गया, जिसके बाद कांग्रेस की आंतरिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। बताया यही जा रहा है कि अब तक कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया हैंडल करते थे उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये नाराजगी क्या वक्त रहते दूर हो पाएगी? सवाल इस बात को लेकर भी कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बार ये दावा किया जा रहा था कि गोवा विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विपक्षी एकता के साथ, यानी कि गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को चारों खाने चित करेंगे। उधर बीजेपी की तरफ से लगातार अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक के साथ गोवा बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल इस वक्त दिल्ली के दौरे पर पहुंचा है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि प्रमोद सावंत का ये दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल गोवा बीजेपी डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगा और माना जा रहा है कि प्रदेश में संगठन स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कैबिनेट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 2027 जिसकी घड़ियां धीरे धीरे नजदीक आती जा रही हैं, ऐसे में सियासी दलों के बीच में जिस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त जो द्वंद्व की स्थिति देखने को मिल रही है, अमित पाटकर की छुट्टी के बाद गिरीश चोडनकर को प्रदेश की कमान एक बार फिर सौंपी गई है और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि गिरीश चोडनकर की पकड़ पार्टी संगठन में काफ़ी मजबूत मानी जाती है और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद जागी कि 2027 से पहले अगर गिरीश चोडनकर को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी जाती है तो कांग्रेस को इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, गिरीश चोडनकर को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दोबारा सौंपे जाने के बाद पार्टी के भीतर अब अंतर कलह शुरू हो चुकी है, सियासी घमासान तेज हो चुका है और नौबत यह है कि कई पार्टी अब तक कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, कई पार्टी कार्यकर्ता नेता संगठन को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर है कि राजनीतिक दलों के भीतर ही इस वक्त जिस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, वो क्या मिशन 2027 को लेकर उससे पहले जो पार्टी के भीतर डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाएगा? आरजेपी यानी कि गोवा रिवोल्यूशन पार्टी, जिसका मजबूत जनाधार माना जा रहा था, उसमें भी दो फाड़ हो चुका है। मनोज परब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, यानी आरजेपी भी टूट की कगार पर पहुंचती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में प्रश्न इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से दो फाड़ होता दिख रहा है, पार्टियों के भीतर ही टूट देखने को मिल रही है, ऐसे में एक मजबूत विपक्षी एकता कैसे हो पाएगी? हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल अब तक कई बार गोवा का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन जो सियासी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है उसमें सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी जहां लगातार अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करती जा रही है, दिल्ली दौड़ पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर पार्टी अध्यक्ष के साथ तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और इसके साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात होनी और ऐसे में माना जा रहा है कि गोवा बीजेपी में संगठन स्तर पर भी बदलाव हो सकते हैं, सरकार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, जहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से अब तक मुलाकात हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री से भी इस डेलीगेशन की मुलाकात होनी है। इस दौरान हमारी संवाददाता रिया पांडे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक से बातचीत की है। उन्होंने मिशन 2027 को लेकर क्या कुछ राष्ट्रीय टीवी से बातचीत के दौरान कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस 12 साल में तो हमने एक बात देखी है कि जो जो विकास हुआ है और ये विकास के पर्व में जो भी काम हुआ है तो निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी योजनाएं बनाई और जो बड़े बड़े विकास प्रकल्प बनाए और
ग्लोबली जो इंडिया को शाइनिंग का एक रूप दे दिया है और ऊर्जावान जो बनाया है, उसी सिलसिले में लोगों में एक आस्था है, विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ हम स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी पार्टी के 14 करोड़ 15 करोड़ मेंबर हो चुके हैं और एक्टिव मेंबर भी हो रहे हैं। और अभी पूरे भारत में हम 17 स्टेट में तो पूरे अपने दम पर और एनडीए के दम पर हम 23 स्टेट्स में हम अपना परहम लहरा चुके हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन, काम करने का तरीका और मोदी करिश्मा है सर। यहाँ तो गोवा बीजेपी अध्यक्ष, आपने सुना, वो दावा कर रहे हैं कि 110% भारतीय जनता पार्टी 2027 में एक बार फिर गोवा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। वो ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी की अंदरूनी कलह कितना बड़ा खतरा मिशन 2027 से पहले हो सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तुकाराम मराठे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जुड़ गए हैं। साथ ही ज्ञानेश्वर वरक हमारे साथ न्यूज़ रूम से ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं तुका आपके पास आऊँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ में, जहां पर कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। अभी दामू नाइक को आपको सुनाया, वो कह रहे हैं कि हम 110% चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी के विकास के दावों का दम है या फिर विपक्ष में जो बिखराव देखने को मिल रहा है? हाँ, हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि बीजेपी का जो दावा कर रहा है वो एक तरफ बीजेपी का जो डेवलपमेंट वहां में चल रहा है उसी के साथ साथ लोगों का भरोसा जो बीजेपी पे आ रहा है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी के अंदर अंदरूनी जो कलेश चल रहा है उसके लेके बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले इलेक्शन में पूरी तरह से जीत सकते हैं। क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो पार्टी गोवा में अपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस है, आरजेपी है, इन दोनों के बीच जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू है वो अभी सीधी तरह से जो बीजेपी को जीत की ओर लेते हुए नजर आ रही है। क्योंकि कुछ पिछले दिनों हमने देखा था कि आरजेपी के अंदर ही बहुत बड़ा क्लेश चल रहा था। जो आरजेपी के प्रेसिडेंट है मनोज परब और जो उनके एकमात्र एमएलए है वीरेश बोरकर, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चालू थे उसको लेके बहुत बड़ा हंगामा गोवा में देखने को मिला। उसके वजह से जो आरजेपी के सपोर्टर्स थे उनके बीच में भी दो तरह का डिवीजन देखने को मिल रहा था। क्योंकि एक तरफ जो लोग मनोज परब को फॉलो कर रहे थे वो कहने लगे कि जो वीरेश बोरकर है वो पार्टी टेक ओवर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो वीरेश बोरकर के सपोर्टर्स है वो कहने लगे कि जो मनोज परब है वो मनमानी कर रहा है, वो पार्टी में खुद को जो चाहिए वो डिसीजन ले रहा है। और उसके बीच लेके कल भी हमने एक बहुत बड़ा मीटिंग जो है जो सीईसी के बीजेपी की सीईसी की मीटिंग देखी, जहां पे सीईसी मेंबर ही खुद उनके एकमात्र जो एमएलए थे उनके ऊपर आवाज बढ़ा चढ़ा के बोलते हुए हमें सुनाई दे रहा था। तो इसके बीच ये पता चल रहा है कि आरजेपी खुद अपने एकमात्र एमएलए को वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए पार्टी के अंदर वो सम्मान उस वीरेश बोरकर को नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वीरेश बोरकर पार्टी से तंग आके वो उस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद आरजेपी के अंदर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए है वो नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ जो आरजेपी कह रहे कि उनके पास भी जो जेडपी है और साथ ही साथ जो पंच मेंबर है वो दोनों भी जो है वो वीरेश बोरकर के ही सपोर्टर से, उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आए हुए। तो अगर वीरेश बोरकर पार्टी से इस्तीफा देके चले जाते तो साथ ही साथ जेडपी और उनका पंच मेंबर है वो भी इस्तीफा देके चले जाएंगे, तो फिर आरजेपी के पास कुछ नहीं रहेगा। आरजेपी का वजूद ही क्या बचेगा? सबसे बड़ा जो चेहरा थे वो तो मनोज परब ही माने जा रहे थे। उन्होंने तो राजनीति को तिलांजलि दे दी, यानी कि कलह इस कदर पार्टी के अंदर हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं तो राजनीति से संन्यास लेने जा रहा हूं। और वीरेश बोरकर को लेकर आपने जो कहा कि उनकी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, अगर वो भी किनारा कर लेते हैं तो आरजेपी तो खत्म फिर। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि अगर वीरेश बोरकर और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच जो जेडपी और पंच मेंबर वो निकल गए तो आरजी के पास और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ सीईसी मीटिंग रहेगी और उनकी एक पार्टी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो उन्होंने पहले 10% वोट शेयर लिए थे वो भी घट के कहीं ना 3 या फिर 4 नंबर पे आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से कलेश हम देख रहे हैं उस कलेश को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गोवा में। और दूसरी तरफ हम कांग्रेस के भी देख रहे हैं कि इतने 4 साल तक जो
अमित पाटकर थे, उन्होंने कांग्रेस में बहुत कुछ बदलाव लाए थे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, ब्लॉक मेंबर्स हो या फिर ब्लॉक बूथ प्रेसिडेंट्स हो, इनके बहुत सारे चुनाव करके उन्होंने नई पार्टी, नई संगठन जो थी उन्होंने वो तैयार कर लिया था, ताकि जो आने वाले 27 इलेक्शन है, हम्म 27 इलेक्शन में इस स्ट्रेंथ के साथ वो चले जाए, ताकि जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ वो दे सके। लेकिन जिस तरह से रातों रात उनको बदल दिया गया और गिरीश चोडनकर को लेके आए, तो उनका भी एक्सेप्टेंस जो है वो कांग्रेस के अंदर के लोग ही नहीं करे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा जब अमित पाटकर को हटा के गिरीश चोडनकर को उन्होंने हम्म प्रेसिडेंटशिप दिया, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और कुछ मेंबर ऐसे भी थे जिनका अच्छा खासा नाम था, जो अच्छे खासे पार्टी के पोजीशन हम्म पे थे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी इंटरनल क्लेश चालू होते हुए माफ कीजिएगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज अभी भी कांग्रेस हाउस में एक मीटिंग चालू है, जहां गिरीश चोडनकर जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने मीटिंग बुलाया, जिस मीटिंग में यूरी आलिमा और कुछ जी कांग्रेस के पदाधिकारी है। लेकिन हम्म इस मीटिंग में दो और आमदार जो कांग्रेस के थे, एमएलए एल्टन डिकोस्टा और जो यूरी आलिमा और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो हम्म दोनों इस मीटिंग में शामिल नहीं है। और कल हमने ये भी सुना कि जो एमपी थे साउथ गोवा के, एकमात्र एमपी नहीं गोवा तो के ये तो कांग्रेस बड़ी खबर आप दे रहे हैं के कि यहाँ पर यूरी अलेमाव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और साथ ही एक विधायक और भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं जो गिरीश चोडनकर की तरफ से बुलाई गई थी। तो ऐसे में तो सवाल यही कि आप कह रहे हैं कि कई नेता, तकरीबन कितनी संख्या ऐसे नेताओं की है जो अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, और क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? जी हाँ, अभी तक के लिए मैं कह सकता हूँ कि टोटल 8 मेंबर्स जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ हम्म ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, कुछ अच्छे खासे पोस्ट पे थे, जैसे कि उमन जो ब्लॉक है उसके ऊपर भी थे, जैसे कि मनीषा उसगांवकर जो वाड़पई से आती है, 70 से आती है, उनका भी एक दबदबा है कांग्रेस के अंदर, लोगों के हम्म अंदर उनको भी लोग बहुत सारे चाहते हैं। जिस तरह से वो काम करती है, वो भी एक अच्छा खासा एक आने वाले इलेक्शन में वो कैंडिडेट बन सकती थी। लेकिन अमित पाटकर के बाद अभी उन्होंने भी अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा जो कैंडिडेट जो लीडर था उन्होंने वहां पे गवा दिया है। और हम्म। उसके बाद बहुत सारे जो बूथ चले बिल्कुल, तो प्रेसिडेंट्स क्या थे बने उन्होंने रहिए। ज्ञानेश्वर वर्क भी हमारे साथ न्यूज रूम से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश्वर, क्या कहा जाए, अब तक तो विपक्ष बड़ी ताल ठोक रहा था कि मिशन 2027 के पहले एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक देंगे। अब पार्टी बचाना तक मुश्किल हो रहा है विपक्ष के लिए। देखिए, ये जब पहले हम लोग देखने गए तो विपक्ष बोल रहे थे कि हम सब लोग इकट्ठा आके बीजेपी को 2027 में हराएंगे। हम्म लेकिन अब जो अपोजिशन है उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो खुद बिखरे गए हैं, खुद की पार्टी नहीं संभल पा रहे हैं, और वो बीजेपी को कैसे मतलब वो कैसे उनको डिफीट करेंगे, ये तो बात अलग ही है। अगर हम लोगों ने कांग्रेस का आरजे का देखा, कांग्रेस का देखा, तो ये सेम उनकी हालत है। अगर हम लोगों ने कांग्रेस के ऊपर बोले हम लोग, तो ये कांग्रेस में जो हाई कमांड जो भी कुछ कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि आम आदमी पार्टी हाई कमांड करके उसमें जो अमित पालेकर उनका प्रेसिडेंट था उसको चेंज किया गया हाई कमांड में, उसके बाद उसने रिजाइन देके वो कांग्रेस में आ गया। अब कांग्रेस में भी यही चल रहा है कि हाई कमांड ने विद इन द नाइट जो पहले वाला उनका प्रेसिडेंट था अमित हम्म पाटकर उसको चेंज किया, और जो गिरीश चोडनकर 2022 में जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसमें जो प्रेसिडेंट था उसको फिर दिया। अब देखने गए तो 2022 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद गिरीश चोडन ने खुद से रिजाइन किया था। उसने बोला था कि पार्टी सत्ता पे नहीं आ पाई, इसका जिम्मेदारी किसी ना किसी ने लेनी चाहिए, और खुद जिम्मेदारी लेके उसने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी थी। हम्म अब फिर पार्टी क्या सोच के उसको प्रेसिडेंट बना रही है और क्या डिफरेंस लाएगी, ये भी सवाल है। कि जब अराउंड इन 2018-19 इस बार में जो डिफेक्शन हुआ था, उस टाइम पे गिरीश चोडनकर प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे डिफेक्शन हुआ। उसके बाद भी जब कांग्रेस के अमित पाटकर जब प्रेसिडेंट था, हम्म उसी टाइम पे भी जो कांग्रेस के 8 एमएलए थे वो भी डिफेक्ट करके वो बीजेपी में चले गए। तो ये जो डिफेक्शन है वो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरी अगर हम लोगों ने देखा तो एक अल्टरनेटिव करके जो आरजी पार्टी जो गोवा में उनकी मतलब जो काम चल रहा था, हम्म कहीं अगर देखने गए तो लोगों को लग रहा था कि ये पार्टी कुछ बदलाव ला सकती है, बदलाव करेंगी। हम्म लेकिन अगर
अब देखने गए तो ये पार्टी की हालत पूरी खराब हो गई है। अगर देखने गए तो इंटरनल डिस्प्यूट, अब ये एक पार्टी जो रीजनल पार्टी है गोवा में, वो है गोवा फॉरवर्ड पार्टी। अब गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने ऑन ग्राउंड काम शुरू किया है, लेकिन गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है वो 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वो कैंपेन कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और विजय सरदेसाई जो उनका प्रेसिडेंट है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इनकी कैपेसिटी नहीं कि 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उनको कंटेस्ट करे। तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करेंगे? अभी तो फिलहाल अगर देखने गए तो वो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में फोकस कर रहे हैं। तो 10, अगर 10 से 10 भी विन हो गए तो वो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि इन पावर आने के लिए उनको 21 चाहिए। बिल्कुल, अगर सवाल तो फिर 21 इसी बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि जिस मजबूत गठबंधन की बात कही जा रही थी, उस गठबंधन में पहली बात तो कौन कौन शामिल होगा ये दूर की बात है। पहले अपनी पार्टी, जैसा आप गिरीश चोडनकर को लेकर आप कह रहे हैं कि पार्टी को इस बात की उम्मीद जरूर रही होगी कि वो आएंगे तो शायद पार्टी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव तो हुआ, लेकिन ये बदलाव पार्टी के लिए ही अब मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दांव उल्टा पड़ गया क्या कांग्रेस का? ये अगर अभी देखने गए तो इसमें जो कितने मतलब इफेक्ट कितना होगा पार्टी और इलेक्शन के ऊपर, ये बात अगर कहने गए तो अगर देखा तो जो कांग्रेस के विद इन द पार्टी कई पीपल थे, वो बोल रहे थे कि अमित पाटकर जो है वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है, तो उसको प्रेसिडेंट क्यों बनाया जा रहा है? वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ विश्वजीत के खिलाफ बोल रहा है, वो सीएम के खिलाफ कुछ बोलता नहीं। अगर ऐसा चलते जा रहा था तो यहां भी कहीं अगर देखने गए तो कांग्रेस को डिसीजन लेना ही था, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही थे। लेकिन अगर चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अगर इनके ऊपर विद इन द नाइट करेंगे और बोलेंगे कि एक्सेप्ट करो। ये तो जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर चेंज करना है, ये चेंज होना चाहिए। ऐसी बहुत जो लोग हैं कांग्रेस में काम करते हैं, उनकी मांग थी, लेकिन चेंज करने का ये तरीका नहीं जो विद इन द नाइट आप एक नोटिफिकेशन निकालोगे, एक लेटर आएगा सेंटर से और प्रेसिडेंटशिप अमित पाटकर नहीं अब गिरीश चोडन। ऐसा अगर चेंज हुआ, मतलब अगर चेंज करना होता तो ये जरूरी था कि आज कैप्टन विरियाटो को कई लोग जो 2 दिन पहले मिलने गए थे, वो बोल रहा था कि उसको भी पता नहीं, अगर एमपी को पता नहीं, एमएलए को पता नहीं, जो ऑफिस बेरर है उनको पता नहीं, और हाई कमांड विद इन द नाइट अगर चेंज कर रहा है, तो ये लीडरशिप चेंज करने का तरीका अगर कांग्रेस ने नहीं सुधारा तो ये फॉर्मूला जो है वो एटलीस्ट गोवा में तो उनको एक्सेप्टेंस 100% नहीं मिलेगा, ये तो बात पक्की है। नहीं, फिलहाल जो स्थिति है ये तो बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है। और शायद दामू नाइक से आज जब बातचीत करने की कोशिश राष्ट्र टीवी ने की है, तो दिल्ली में वो मौजूद थे, जहां पर राष्ट्र टीवी संवाददाता रिया पांडे से उन्होंने बातचीत की है और 110% उन्होंने कहा कि हम तो जीतने जा रहे हैं, हमने विकास के काम किए हैं और विपक्ष जो भी आरोप लगाता है उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। क्या उनके उस उत्साह के पीछे यही बड़ी वजह है? हाँ, ये दामू 110 बोला, वो 200 भी बोल सकता है, क्योंकि क्या है ना, अगर अपोजिशन पार्टी ही अच्छा नहीं तो वो बीजेपी ही जीतेगी, वो तो क्लियर बात है। क्योंकि जो भी अपोजिशन है वो जैसे काम कर रहा है, वो अगर देखने गए और उनका विद इन द पार्टी जो भी कुछ चल रहा है वो अगर देखने गए, तो जो दामू 110% बोला वो भी उसको मतलब कम अगर देखने गए तो वो कब इसने बोलना चाहिए कि 200% हम कॉन्फिडेंट की है कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को कोई अल्टरनेटिव है नहीं तो जीत बीजेपी की होने वाली है, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है वो ऑन ग्राउंड कितना प्रॉपर, वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे ये जो है वो सीखना उनकी तरफ से, मतलब वो कैसा करे, वो बीजेपी का जो वर्किंग फॉर्मूला है इसको कांग्रेस कैसे डिफीट करेगी, इस ये बात पे वर्किंग कांग्रेस फार्मूला ने तो विपक्ष भी बीजेपी का जानता है और विपक्ष खुद कहता है कि बीजेपी तो हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है। वो चुनाव एक राज्य में खत्म होते हैं, दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। और ये तैयारी के तौर पर ही तो तुकाराम देखा जाए ना कि मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली के दौरे पर हाल के कुछ वक्त में कई बार पहुंचे हैं, क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जब वापस आएंगे तो मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो एक पद खाली की बात है उसको भरा जा सकता है, संगठन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं?
देखिए अक्षय सर जी, अगर संगठन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी, मतलब जो इलेक्शन इतने नजदीक आ रहे हैं तो उससे पहले वो संगठन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हालांकि एक दो नए मेंबर्स या फिर संगठन में नए कमेटी के लेवल, उच्च लेवल पे वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो एक वेकेंट सीट है मिनिस्ट्री के, जो कैबिनेट बकुल में, वो जरूर फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 6 महीने ही बाकी है। उस 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने किसी एमएलए को अगर मिनिस्टर बनाते, या फिर कोई नया ऐसा कैंडिडेट जिनको लगता है कि वो आने वाले इलेक्शन में वो जीत सकता है, उस इंसान को अगर वो मिनिस्ट्री में ले लेते, तो फिर वो उनके लिए एक अच्छी बात रहेगी। और गोविंद दूसरी गावड़े की बात अगर वापसी मैं फिर हो कहना सकती चाहूंगा, है क्या? जी अभी तो 3 4 नाम जो है वो चर्चे में आ रहे हैं, जैसे कि गोविंद गावड़े, जिनको हाल ही में ही निकाला हुआ था, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी। और उसी के हम्म। साथ साथ जो दिलायला या फिर माइकल लोबो, जो बीवी और वाइफ है, सॉरी वाइफ और हस्बैंड है, उनको भी किसी एक को पोजीशन मिनिस्ट्री मिल सकती है। और साथ ही साथ जो रवि नायक के बेटे थे, जो हम्म। इलेक्शन में खड़े हुए थे, रितेश नायक, उनको भी वो इस पोजीशन पे बिठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास 6 महीने का वक्त रहेगा। जब वो मिनिस्ट्री में चले जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन लड़ना होगा। लेकिन जैसे कि इलेक्शन अब नजदीक आते हुए नजर आ रहे, तो हम्म। 6 महीने के अंदर उनको इंडक्ट करके बाद में 6 महीने जैसे उनका टर्म खत्म होने का आएगा, फिर वो 2000 सभी को एक साथ इलेक्शन में लाके उनको वो जिता के भी ला सकते। तो उनकी हर तरफ से स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी पूरी तरह से सोच समझ के करती है। जो भी कदम उठाना है उनका, जो स्टेट कमेटी होती है उसी के साथ साथ जो सेंट्रल कमेटी है, उन हम्म। दोनों के समन्वय वैसे ही उनका डिसीजन जो होता है वो चलता रहता है अक्षय सर। माइकल लोबो, डिलाइला लोबो या फिर गोविंद गावड़े, चांसेस किसके ज़्यादा हैं? क्योंकि माइकल लोबो वही हैं जो कई मौक़ों पर सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं, चाहे ड्रग्स का मामला हो या फिर अन्य कई मुद्दे, उसको लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। क्या गोविंद गावड़े की तरफ पलड़ा ज़्यादा झुकता दिखाई दे सकता है, या फिर डिलाइला लोबो के मार्फत से एक तीर से दो निशाने साध सकते हैं कि माइकल लोबो भी खामोश रहें, और दूसरा कि महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी करती है उसमें भी मैसेज जाए कि हम महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, वो महिला का दे सकते हैं, क्योंकि हमने जब देखा था कि उम्र रिजर्वेशन की बात आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने बीजेपी की तरफ सवाल उठाया था कि अगर आपको उम्र रिजर्वेशन करना ही है तो फिर क्या आप जो प्रेजेंट कैबिनेट है उस कैबिनेट में चेंजेस लाके वुमन को सीट्स देंगे। तो हम्म। वो हो सकता है कि बीजेपी दिलाला लोगों को उस मिनिस्ट्री में ला के कैबिनेट में लेके आके उन लोगों को बता दे कि देखो, हम वुमन को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना कि हमने बोला था, और उसी वजह से हमने आज वुमन को एक मिनिस्ट्री दे दी है। तो वो हो सकता है कि वो दिलाला लोगों को टिकट दे दे, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो जो वुमन वोट शेयर से वो अपनी तरफ खींच सके। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि माइकल लोबो जो है, दिलाला लोबो के प्रति उनका भी बहुत वोट जो है वो बारदेस तालुका में है, क्योंकि हम्म। बारदेस तालुका में टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। हालांकि जो रोहन कोटे का परवरिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे उनका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कलंगुट, शिवोले और सालिका, इन 3 हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पूरी तरह से अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आते हैं। और उसी वजह से बीजेपी को भी लग सकता है कि अगर इनको हम सीट दे दे, इनको हम मिनिस्ट्री दे देते कैबिनेट में, तो हम्म। फिर ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आने वाले इलेक्शन में वो इजीली बीजेपी की सीट की तरफ से चले, जीता जा सकता है। बीजेपी तो इसी बात की रणनीति के लिए भी जानी जाती है कि वो दूरगामी सोच के साथ चलती है। वो आज का तो फायदा देखती है, आने वाले वक्त में वो कितना फायदेमंद रहता है इस बात का भी आकलन पहले ही किया जाता है। बहुत शुक्रिया तुकाराम तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और ज्ञानेश्वर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर गोवा में सियासी दलों के बीच में इस वक्त भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है, अंतर्कलह तेज होती जा रही है, और ये अंतर्कलह बढ़ी है प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बाद से। उधर आरजेपी में भी दो फाड़ हो चुका है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली दौड़ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इस बीच कई बार दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, और आज भी वो दिल्ली में मौजूद हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद जब गोवा वापसी होगी तो क्या संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन राज टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।